एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। मैं इम्तियाज़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी और ज़ोरों पर होगी। आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से जो सेकेंड फेज़ का DVPST शुरू हो रहा है और आज जो DVPST कंप्लीट हो चुका है उसके फुल एनालिसिस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आपको जाने हैं और कितने लोगों का होना है, कितने लोगों को बचा, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि पिछली बार आपने जो फर्स्ट फेज़ में अपने इस चैनल को देखकर जितनी जानकारियां मैंने आपको दी वो सब आपने लेकर DVPST टीम गए, उसके सबके जो है कमेंट्स मेरे पास हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपको कुछ ना कुछ दे पाया। तो उसी तरह फर्स्ट फेज़ की तरह ही सेकंड फेज़ में रिलायबल इंफॉर्मेशन के साथ मैं एक बार दोबारा हाजिर हूं और इस सेकंड फेज़ में भी आपको बहुत ही रिलायबल और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टडी मतलब तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो तुरंत कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। और आज के इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। आपको 500 लाइक देने हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से पूरा कर देंगे क्योंकि बस एक आध घंटे का ही है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ। किन किन मुद्दों पर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए किन किन मुद्दों पर आपसे बात होने वाली है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी मैंने आपको बना कर दी हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने 3 कैटेगरी इस पर आज डिस्कशन करना है आपसे। एक तो वो जहाँ पर आपका DVPST हुआ है और एक वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ये बताएगी कि इस सेकंड फेज़ में कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं और पहले में कितने हो चुके हैं, कितने कुल बच्चे हैं, बाहरी स्टेट से कितने आने वाले हैं या आ चुके हैं। और अब बात तीसरे इन्फॉर्मेशन पर हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले हम लोग यहीं से करते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं कि सर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ज़रूरत लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी आपको और डिटेलाइज कंडीशन में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पुराने ओल्ड वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, आप उसको वहाँ पर जो है नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स पर अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए ज़रा। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म नत्थी करके ले जाना। ये ऑर्डर, इसी तरह का ऑर्डर भी होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो एप्लीकेशन आपने भरा था वो उस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ आपको जाना है। इन केस बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, मैं उसका पहले ही आंसर आपको कर दूं। इन केस आपका एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया है तो आप उसे रीजनरेट कर सकते हैं, तरीका आपको पहले मैं बता चुका हूं। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है, उनके पास होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है क्योंकि ये गैर जिम्मेदारी ना, आप दरोगा बनने जा रहे हैं, आपके पास आपका खुद का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। उसके बाद आपकी कलर फ़ोटोज़ होनी चाहिए। कलर फ़ोटोज़ आप वैसे तो मांगी गई हैं 2, लेकिन अगर आप 4 रख लें तो बेहतर होगा क्योंकि कभी कभी इधर से उधर कुछ इधर उधर हो जाती हैं, तो आपको फ़ायदा रहेगा, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होने पाएगी। उसके बाद आपको कोई ना कोई एक आपकी आईडी रख के ले जानी है, जो आपकी ओरिजिनल आईडी हो। उसमें से सबसे बेहतर है कि आप आधार कार्ड रख के ले जाएं। अगर आधार कार्ड नहीं है उसके बावजूद आप कुछ ना कुछ दूसरी आईडीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आधार कार्ड के बाद आपको एडमिट कार्ड आपका अपना होगा, तो उसको लेकर जाना है। उसी का चेकलिस्ट जो है, DV चेकलिस्ट, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, उसी को DV चेकलिस्ट कहते हैं, उसको लेकर जाना है। फिर 5वीं जो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपकी एकेडमिक आपकी डिग्रीज होंगी। एकेडमिक डिग्री में 10th की डिग्री, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट,
10th की मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद ये दोनों चारों चीज़ें देखिए, अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों का नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग नए जनरेशन के हैं और उन्होंने 2012 या 14 के बाद का ग्रेजुएशन किया है, 10th किया है, तो उनके एक में ही होगा। और हम लोगों के समय अलग अलग हुआ करता था, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट एक में ही है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कुछ बच्चों के पास 2 हैं तो डर मत जाइएगा कि अरे आपके पास तो एक्स्ट्रा है, मैं तो एक भर में भूल आया, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, अब बात करेंगे ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में आपको देखिए मेंशन तो ये किया गया है कि आपको जो है डिग्रीज लेकर आने हैं, ये मस्ट है, समझ लीजिए आप। कौन कौन सी? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की डिग्री होना मस्ट है। अगर फिर भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं है तो थर्ड ईयर की डिग्री तो होना ही है, मस्ट ही मस्ट है। मतलब आपको ये तो लेके ही जाने, इसके बगैर आपको तो मुमकिन ही नहीं कि अंदर जो है आपको बैठने दें थोड़ी देर भी। अगर प्रोविजनल डिग्री हो तो और भी अच्छी बात है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है, तो क्या करो? तो भैया फिर जो है आप जाइए भी मत, क्योंकि आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो आप वहाँ सबूत कैसे दे पाएंगे, कैसे एविडेंस दे पाएंगे कि आप ही हैं वो जिसने फॉर्म भरा है ना? तो ऐसी गलती ना करें, कम से कम एक प्रूफ लेकर जाएं, या तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो या तो प्रोविजनल हो। और अगर दोनों हैं और तीनों साल की डिग्रियां हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपको अगला क्या रखना है? कास्ट सर्टिफिकेट। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता था उसने उसी कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है, अब आपको ये प्रूफ करने के लिए उसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि पूछते हैं सर कि मैं तो भर दिया था लेकिन वो एक्चुअली है क्या मेरे पास? तो है ही नहीं, या है तो वो डेट के ऊपर हो गया है। तो कोई इस तरह की बातें आपको आयोग सुनने वाला नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी से ही आपको जॉब पानी है तो ओबीसी कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। और अगर जनरल कैटेगरी के मार्क्स नहीं हैं आपके फाइट करने वाले तो ये जॉब फिर आप बाहर हो जाएंगे। यही चीज़ एसटी के लिए है, यही एससी के लिए है, या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हों और आपने फॉर्म भर दिया था लेकिन अब आपके पास दिखाने के लिए वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्त कोई नहीं मानेगा आपकी इस बात को कि आप हैं। आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। हाँ, आपके पास मार्क्स होंगे तो वहाँ टिक पाएंगे, मार्क्स नहीं होंगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा। 5 तारीख मतलब कल के दिन आपको करना ये है कि आपको इन सारी डिटेल्स को इकट्ठा करके ही पहुंचना है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स। जिन लोगों ने भरा था, जिन लोगों ने रिजर्वेशन लेने के लिए ईडब्ल्यूएस का सहारा लिया, उनकी आय जो है दिए गए मानक के हिसाब से कम है तो उनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, तो आप जनरल में काउंट होंगे। अगर जनरल वाले मार्क्स आपके नहीं हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसा फर्स्ट फेज़ में भी आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, फर्स्ट फेज़ में मैंने भी बहुत कुछ समझा दिया है। उम्मीद है सेकंड फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है कि अगर आपने किसी सर्टिफिकेट को लेकर फॉर्म भर दिया था, अब उसी फॉर्म को आपको आगे बढ़ाना है उसी सर्टिफिकेट के साथ जिसमें भरा गया था, वरना जनरल में काउंट होंगे और सिर्फ जनरल में काउंट होंगे। ये आपके लिए शायद अच्छा नहीं होगा क्योंकि मार्क्स उतने अच्छे ना हों। आगे बढ़ते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, वहाँ का परमानेंट एड्रेस डोमिसाइल आपको दिखाना पड़ेगा। ओके। उसके बाद गस्टेड ऑफिसर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर ना हो तो क्या खुद कर लें? देखिए, जो चीज़ मेंशन कर दी गई थी नोटिफिकेशन में वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना। तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि आपको गस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने होंगे। इन केस उसमें तो नहीं लिखा अगर नहीं करा पाते हैं तो क्या हो। देखिए, हम जैसे टीचर्स को अनुभव तब आता है ना जब आप जैसे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं और वहाँ से निकल कर आते हैं तो बताते हैं। वहाँ से कई स्टूडेंट बाहर आए और उन्होंने बताया कि अगर गस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं हो पाए इन केस, तो फिर ये होता है कि कोई गस्टेड ऑफिसर का मतलब यही तो हुआ ना कि कोई एक ऐसा ऑफिसर जिसकी अपनी एक मोहर हो, अपनी एक सील हो। तो ये इसलिए होता है कि आप वैलिड कैंडिडेट हैं और वहाँ पैनल में जो बैठा होगा उसके पास खुद भी इतनी बड़ी पावर है, तो इन चीज़ों को अवॉइड भी कर देता है कभी कभी। परमानेंट तो ऐसा नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा कर देता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा अगर गस्टेड ऑफिसर की सिग्नेचर्स
वाली आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ओके, अगर नहीं है तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ख़ुद भी जा सकते हैं, सामने बैठिए, पैनल देखिए आपके लिए क्या जो है सजेशन देता है। आगे बढ़ते हैं। आपको पहुंचना कितने बजे? आपको 7:30 से 8 बजे के बीच में पहुंच ही जाना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका ये है। फिर कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। देखिए पैनल जो है वहाँ पर जो बैठा हुआ है वो जोन वाइज बैठा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो पैनल बैठा हुआ है वो जोन वाइज बैठा हुआ है। आप जिस जोन के हैं वहाँ पर आपके जो ज़िले के व्यक्ति होंगे, लोग होंगे, वो लोग बैठे हुए हैं। उसमें से एडीएम हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सीओ रैंक के अधिकारी बैठे हुए, ताकि वो सब जो है आपकी 5 अलग अलग तरह के लोग हैं, 5 अलग अलग तरह के अधिकारी बैठे हुए, आपका कैटेगरी वाइज आपकी जांच कर रहे हैं। ओके, तो अब उसके बाद क्या है, जब ये 5 स्टूडेंट से जब उनका डीवी हो जाता है तब उनको हाइट के लिए और चेस्ट के लिए नापने के लिए भेज देते हैं, जिसमें दोनों कैटेगरी के लोग हैं। लड़कियां हैं तो उनका वज़न नापा जा रहा है, अगर वो 40 के नीचे हैं, वेट नापा जा रहा है तो उनको बाहर कर दिया जा रहा है। अगर लड़कों में हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है तो बाहर हो जा रहे हैं। और चेस्ट आपका जो है अगर फुलाव नहीं है 5 सेंटीमीटर का तो आप बाहर हो जा रहे हैं। अब सवाल है कि सबसे ज़्यादा बाहर होने वाले कैंडिडेट किस तरह के हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा बाहर होने वाले कैंडिडेट हाइट वाले हैं। जिनकी हाइट नहीं है प्रॉपर तो उनको बाहर किया जा रहा है। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं है तो उसमें शायद ही कोई बाहर हो रहा हो, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव अक्सर आ जाया करता है। लड़कियां भी एक आध बाहर हुई हैं जिनका वजन 40 केजी का नहीं था, 38-39 का था, उनको भी शायद बाहर किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आप तुरंत ही कमेंट करने लगते हैं, ताकि आपको जो है घबराहट ना हो, आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, पर्सनल नंबर आप मांग सकते हैं, उससे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये यूपीएसआई डीवीपीएसटी 2022 जो हो रहा है सेकंड फेज़ है, याद रखिएगा सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी 25 से 28 अप्रैल हो चुका है। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो 25 से 28 अप्रैल ये 3 दिन 4 दिन चल चुका है। अब सेकंड फेज़ की बारी आ गई है जो कि 4 से 18 मई चल रहा है। ओके, आज पहला दिन है। जो भी घटना घटी है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब यूपीएसआई में कुल छात्र जो लिए गए हैं, बुलाए गए हैं डीवीपीएसटी में, वो है 36,170। कितने? 36,170। बात करें अगर पहले बैच की जो 25 से 28 हुआ था उसमें कुल बच्चों की संख्या थी 8,325। कितनी? 8,325। अब जो सेकंड बैच आ रहा है उसमें 27,845 है। आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा है? हाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेट ज़्यादा है ना। देखिए जरा 4 मई से 18 मई चलने वाला है, लगभग 13 दिन चलेगा डीवीपीएसटी, जो कि इधर 3 से 4 ही दिन चल पाया था, है ना। सेकंड फेज में इतने सारे बच्चे लिए गए हैं। अब बात होगी कि कितने ज़िलों में डीवीपीएसटी चल रहा है। जो पहले के ज़िले थे वही ज़िले आज भी अभी भी हैं, इन्हीं ज़िलों में हो रहा, मतलब संख्या है आपकी पूरी 8, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। ज़रा बात कर लीजिए फीमेल कैंडिडेट्स में लगभग कितने हैं। फीमेल कैंडिडेट हैं इसमें लगभग 1800, मतलब करीब 1800 समथिंग है, तो मैंने लगभग 1800 लिख दिया है। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 26,000 हैं, लगभग 26,000 समथिंग है, मैंने टोटल 26,000 लिख दिया, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि फीमेल कैटेगरीज की संख्या कम है। अभी हम बात करेंगे अदर स्टेट वालों की। देखिए जो अदर स्टेट के लोग भी जानते हैं आप कि सब कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में भी अप्लाई करते हैं। तो इस बार यूपीएसआई में अदर स्टेट से आने वालों की संख्या है लगभग 2000, लगभग। ओके, इसमें से करीब 1900 तो मेल हैं, ये 1900 मेल हैं और ये 100 फीमेल हैं। तो फीमेल की संख्या कम है और मेल की संख्या एज यूजुअल हमेशा की तरह ज़्यादा है। उम्मीद है ये आपको मोटा मोटी आंकड़ा पता चल गया होगा। अभी हम बात करते हैं वो जो डीवीपीएसटी में आज हुआ। तो जैसे कि आपको पता है ये 8 ज़िले हैं, इन 8 ज़िलों में आज डीवीपीएसटी हुआ है। ये जो आंकड़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आयोग की लिस्ट नहीं होती है, ये लिस्ट होती है अनुमानित। जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं आप जैसे स्टूडेंट बाहर आते हैं तो हम सारे उनसे बात करते हैं, एक मोटा मोटा रफ आंकड़ा लेते हैं। जब कई स्टूडेंट से ये बात कर लेते हैं कि कितने लोग बाहर हुए, क्या जानकारी है, तुम्हारा क्या हुआ, तो वो कैलकुलेटेड फॉर्म में इस तरह का आंकड़ा हम आपको देते हैं। अब आप इसमें पूछने लगते हैं कि ये लिस्ट कहाँ है,
कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं ये लिस्ट आयोग के पास खुद नहीं होती, क्योंकि आयोग खुद भी नहीं देता। ये तो एक एनालिसिस है, हम आपका जो एनालिसिस हम करते हैं स्टूडेंट के बेसिस पर, वही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। आइए बात कर लेते हैं जल्दी से वाराणसी। तो वाराणसी में है 300 बच्चों को बुलाया गया, मतलब एक चीज़ तो समझ लीजिए, पहले 2400 छात्रों को आज बुलाया गया है ना। 2400 छात्रों में 300 करके सारे ज़िलों में बुलाए गए हैं, तो 3 8 24, हर ज़िले से 300। ये फेल होने वालों की है और ये एब्सेंट होने वालों की सारणी है, और ये फेल होने वालों की है। बचेंगे जो वो पास हो चुके होंगे। तो देखिए वाराणसी में 10 एब्सेंट हुए लगभग, ये देखिए लगभग का आंकड़ा है, इसमें 1 2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, और 4 फेल हो गए। अब एब्सेंट हो गए का मतलब ये हुआ कि पहुंचे नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या जालसाज होंगे, मुन्ना भाई होंगे, या गलत आदमी होंगे तो नहीं पहुंचे, या वजह उनकी सॉलिड रही होगी, खुद नहीं पहुंच पाए। अब ये 4 लोग कौन है जो फेल हो गए हैं? ये 4 में से यकीन जानिए 3 वही लोग हैं जिनकी हाइट प्रॉपर नहीं बैठी जितना मानक माना गया था। ठीक है, मतलब करीब 70% 80% जो मान के चलिए आप कि वही है जिसको हाइट प्रॉपर नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रयागराज की। तो प्रयागराज में 13 बच्चे जो है बाहर हो गए, ऐप से पहुंचे नहीं। 7 बच्चे जो है फेल कर दिए गए, फेल हो गए मतलब। मेरठ में 300 बच्चे बुलाए गए, 16 बच्चे एब्सेंट हो गए और 10 बच्चे फेल हो गए। लखनऊ में इस तरह 300 बुलाए गए, 15 बच्चे एब्सेंट हो गए, 10 बच्चे फेल हो गए। गोरखपुर में 300 बुलाए गए, 12 एब्सेंट हुए, 3 फेल हो गए। इसी तरह कानपुर में 300 बुलाए गए, 10 एब्सेंट हुए, 4 फेल हो गए। बरेली में 300 बुलाए गए, 10 एब्सेंट हो गए, 5 फेल हो गए। 300 बुलाए गए आगरा में, 13 फेल हो गए, 13 एब्सेंट हो गए और 6 फेल हो गए। तो इस तरह आपने देखा ये फेलियर्स और ये एब्सेंट मिलाकर टोटल फेलियर्स कैलकुलेट होता है। अगर हम देखें इन 2400 स्टूडेंट की संख्याओं में फेल होने वालों की संख्या लगभग 140 निकल कर आती है और पास होने वालों की संख्या लगभग 2260 निकल आती है। अब ये जो पास होने वाले हैं इनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और अब ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी रनिंग को स्टार्ट कर लीजिए। देखिए एक तो चीज़ आपको अनुभव मिल जाएगा, एक तो रनिंग आज से शुरू भी हो गई, कल से शुरू हो जाएगी 5 तारीख से। कि कौन वाले को फर्स्ट फेज़ वालों का जो हो चुका है 25 से 28 वालों का, उनकी आज से रनिंग शुरू हो रही है। अब यहाँ से एक अनुभव मिलेगा इन लोगों को जो 2260 पास हो जाएंगे पर डे या लगभग में, है ना। तो वो क्या कमी रह गई, तो उन कमी को आप पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होगी। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा तो आपको कोई डरना घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे सब कुछ डिटेल में ऑथेंटिकेटेड कंडीशंस में मिलने वाला है। क्योंकि मैं क्वालिटी वीडियो बनाता हूं जिस पर मैं खुद भी विश्वास करता हूं और आपको भी विश्वास दिलाने पे मजबूर करता हूं। उम्मीद है ये एनालिसिस, ये आंकड़ा आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हम सबका सपोर्ट ही होता है। और अभी भी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिए और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक बढ़ाइए, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।